अब हम अपना थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, द इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। दो सुपर पावर्स थी हमारी, यूएसए और यूएसएसआर। इनके बारे में हम पढ़ेंगे कुछ। वाई डिड स्मॉलर स्टेट सपोर्ट द सुपर पावर? स्मॉलर स्टेट क्यों सपोर्ट लेती थी सुपर पावर से? क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए, वेपन्स के लिए, इकोनॉमिक एसिड के लिए लेती थी। अब हम पढ़ेंगे वाई डिड सुपर पावर सपोर्ट फ्रॉम स्मॉलर स्टेट। अब सुपर पावर का क्या फ़ायदा था जो ये सपोर्ट करते थे स्मॉलर स्टेट्स को? क्योंकि सुपर पावर्स को विटल रिसोर्सेज मिलते थे, मतलब लाइक ऑयल, मिनरल्स, टेरिटोरियल फ्रॉम वेयर द सुपर पावर लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। टेरिटोरियल फ्रॉम वेयर द सुपर पावर्स लॉन्च देयर वेपन्स एंड ट्रूप्स। सुपर पावर को एक जगह चाहिए थी जहाँ से ये अपने वेपन्स वगैरह लॉन्च कर पाएँ, जो जगह इनको स्मॉलर स्टेट्स देती थी। लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर रख पाएँ, और इकोनॉमिक सपोर्ट। अब हम अपना फोर्थ टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना फोर्थ टॉपिक, नॉन अलाइंग मूवमेंट, नाम। अब हम नाम के बारे में पढ़ेंगे। नाम था, अब हम अपना फोर्थ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नाम, नॉन अलाइंग मूवमेंट। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम यूएसए और उसकी अलाइज को भी कहते हैं, और सेकंड वर्ल्ड कंट्री हम यूएसएसआर और उसकी अलाइज को कहते हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्री हम नाम और उसकी अलाइज को कहते हैं। ठीक है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज गॉट फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनी रूल, एग्जाम्पल एशिया, अफ्रीका। उस टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ को फ्रीडम मिली थी कॉलोनी रूल से, जैसे एशिया, अफ्रीका, मतलब जैसे ब्रिटिश रूल करते थे इंडिया पे, वैसे ही जब इंडिया भी उस टाइम आज़ाद हुई थी, वैसे ही these colony ruled countries have challenged to preserve their freedom, sovereignty, eradicate starvation, poverty and illiteracy। ये कंट्रीज़ चाहती थी कि सोचती थी, जो अभी अभी कॉलोनी रूल से आज़ाद होके आई हैं, वो सोचती थी कि हमें आज़ादी चाहिए, हम किसी यूएसए या यूएसआर के साथ नहीं जाना चाहती थी वो कंट्री। मतलब वो फ्रीडम चाहती थी, आज़ादी चाहती थी, सोवरनिटी चाहती थी, इरेडिकेट स्टारवेशन को खात्मा करना चाहती थी, पुवर्टी और इलिटरेसी। ठीक है। नाम प्रोवाइड थर्ड ऑप्शन टू दीज कंट्रीज, दे गॉट फ्रीडम बाय रूल। नाम ने थर्ड ऑप्शन प्रोवाइड किया था कंट्रीज़ को कि हम आज़ादी लेंगे, हमें रूल नहीं चाहिए। अब नाम, अब हम पढ़ेंगे फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे नाम के। पीटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। इंडिया से पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, युगोस्लाविया से जोसेफ ब्राउज टीटू थे, और इजिप्ट से गमल अब्दुल नसीर थे, इंडोनेशिया से सुकार्नो थे, और घाना से कवामे नक्रूमह थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे घाना के। ये 5 कंट्रीज़ थी जो मेंबर थी नाम की, और इन लीडर्स ने ढूंढा था नाम को। नाम स्टैब्लिश हुआ था 1961 में बाय फाउंडिंग मेंबर्स। इन फाउंडिंग मेंबर्स की वजह से नाम स्टैब्लिश हुआ था 1961 में हमारा नाम स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट समिट थी हमारे नाम की, वो 1961 में हुई थी बेलग्रेड, सर्बिया में। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नाम। क्या क्या प्रिंसिपल्स थे नाम के? म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रेटिंग एंड सोवरेनिटी, मतलब एक दूसरे की कंट्री को रिस्पेक्ट करना है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह नहीं करना। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक अफेयर्स, दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना है। इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट, बराबरी रखनी है, और म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा कि प्रिंसिपल क्या क्या थे नाम के। अब हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम क्या क्या थी नाम में। ठीक है। फर्स्ट प्रॉब्लम थी मेजॉरिटी ऑफ नाम कंट्रीज वर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, दे वर इकोनॉमिकली वीक। मतलब जो नाम की जो कंट्रीज थी वो अभी कॉलोनी रूल से आज़ाद होके आई थी ये सारी कंट्रीज, तो इसलिए ये इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक थी। और सेकंड थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज इनिशिएट देयर फ्रीडम टू अवॉइड देयर डिपेंडेंस ऑन द रिचर कंट्री। ठीक है।
एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर। अब हम पढ़ेंगे एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर के बारे में। एरिनाज मतलब कि वो जगह जहाँ पर वॉर हुए। एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटन had to occur between alliances but did not cross certain limits। मतलब वो जगह जहाँ पर वॉर हुए या फिर वॉर होने का खतरा था। ऐसा नहीं है कि वॉर नहीं हुए थे, वॉर हुए थे, पर इतने बड़े वॉर नहीं हुए थे मतलब इतने बड़े वॉर नहीं होते, मतलब वर्ल्ड वॉर वगैरह नहीं हुए थे। सुपर पावर्स ने अपनी जगह पर वॉर नहीं किया था, सुपर पावर्स ने दूसरे देशों में जाके वॉर किया था। आई थिंक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुए थे। कोरिया में वॉर हुआ था 1950 से 1953 तक चला था। और बर्लिन में हुआ था 1958 से 62 तक। वियतनाम में हुआ था 1954 से 75 तक। और अफ़गानिस्तान में हुआ था 1979 से 89 तक। जब ये वॉर ख़त्म हुए थे, उस टाइम जब ये वॉर चल रहे थे, उस टाइम बहुत सारी डेथ हुई थी, मिलिट्री सेटअप्स हुए थे। जवाहरलाल नेहरू की लीडर ऑफ नाम क्रूशियल रोल बिटवीन मेडिटेटिंग नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक की रोल प्ले किया था कोरिया वॉर में नेगोशिएट करने के लिए, मतलब कोरिया वॉर को रोकने के लिए। और उस टाइम जवाहरलाल नेहरू नाम के मेंबर थे। हैमरजोल्ट यूएन सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी एक की रोल प्ले किया था कॉन्गो क्राइसिस को रोकने के लिए। कर ली थी वॉर की कि ये पूरी तैयारी करके बैठे थे कि कभी भी वॉर हो सकता है। इसकी वजह से इन्होंने मिसाइल्स वगैरह सब कुछ लगा दी थी, यूएसए ने और यूएसएसआर ने। तो बात ये आई कि इन्होंने सारी मिसाइल्स वगैरह फिट तो कर दी थी, पर क्या पता गलती से कोई मिसाइल लॉन्च हो जाए, या फिर क्या पता गलती से कोई मिसाइल लॉन्च हो जाए, कोई आर्मी ऑफिसर या कोई लोग उसको मिसाइल को लॉन्च कर दें तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर यूएसए के साथ ऐसा हुआ, लॉन्च कर दी, तो यूएसएसआर को तो लगेगा कि इन्होंने हमला किया, तो वो भी स्टार्ट कर देंगे। इसलिए इन्होंने कुछ ट्रीटी साइन की, आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। अब हम पढ़ेंगे आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी के बारे में। वो कौन कौन सी ट्रीटी थी जो साइन हुई थी। फर्स्ट ट्रीटी थी LTBT, मतलब लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इस ट्रीटी में क्या था? बैन न्यूक्लियर वेपन टेस्ट इन एटमॉस्फेयर, आउटरस्फेयर एंड अंडर वाटर। बैन कर दिए थे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में और अंडर वाटर में। ये ट्रीटी साइन हुई थी US, UK एंड USSR इन मसलों में साइन हुई थी ये 5 अगस्त 1963 को। अब बात करते हैं, अब सेकंड ट्रीटी थी हमारी MPT ट्रीटी, जो थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें क्या था? अलाउज ओनली न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैव न्यूक्लियर वेपन्स स्टॉप अदर्स फ्रॉम एक्यूरिंग देम। 5 न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स US, UK, USSR। मतलब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये ट्रीटी थी जिसमें बस इन्हीं कंट्रीज़ US, UK, USSR, रशिया, चाइना, फ्रांस, सिर्फ इनके पास न्यूक्लियर वेपन रहेंगे और बाकी कंट्रीज़ के पास, किसी के पास भी, देशों के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं रहेंगे। इस ट्रीटी को इंडिया अभी तक नहीं मानता, क्योंकि ये तो फिर वही बात है कि ये सारी कंट्रीज़ पावरफुल हो जाती है और जो बाकी कंट्रीज़ होती है उनको इनके पास आना पड़ता कभी वॉर वगैरह के लिए। तो ये प्रॉब्लम थी, इसलिए अभी तक इसको इंडिया नहीं मानता है। साइंड इन वाशिंगटन, ये ट्रीटी साइन हुई थी वाशिंगटन, लंदन में 1 जुलाई 1968 में। एंटेड इनटू फोर्स 5 मार्च 1971 और लागू हुई थी ये 5 मार्च 1970 को। अब हम बात करते हैं थर्ड ट्रीटी हमारी ABMT, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, साइन बिटवीन द US एंड द सोवियत यूनियन फॉर लिमिटेशन ऑफ एंटी बॉलिस्टिक मिसाइल्स ABM सिस्टम यूज डिफेंडिंग एरियाज अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल डिलीवर न्यूक्लियर वेपन। ये 1972 में
ये ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। अब था सॉल्ट 1, मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स 1, साइन बिटवीन सोवियत लीडर ब्रेजनेव एंड यूएस प्रेसिडेंट निक्सॉन। ये ट्रीटी साइन हुई थी सोवियत के लीडर ब्रेजनेव के साथ और यूएस के प्रेसिडेंट निक्सॉन के साथ। रीज़न, द लिमिटेशन ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम ABM ट्रीटी वॉज interim agreement on the limitation of strategic offense arms, October 1970।